खबर के साथ करते हैं गांव में जाने की। अब न्यूज 18 को इजाजत मिल गई है, पीड़िता के गांव पहुंचा है न्यूज 18। पीड़िता की भाभी और भाई से बातचीत की है न्यूज 18 ने, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। इस वक्त न्यूज 18 पर पीड़िता के गांव में ही मौजूद है। क्या कहा परिवार वालों ने, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला चला, आज आखिरकार 2 दिन के बाद हमको अंदर आने की अनुमति मिली, आपकी बात रखने का मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदरों को भी मारा जाए, उन दरिंदरों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको जैसा हमारी डेड बॉडी जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेन दी, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों के लगातार वीडियो आ रहे थे, धमकाने का आरोप भी लग रहा था, क्या माहौल था पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ गांव के अंदर? बहुत एकदम भयानक माहौल था। कोई किसी को मतलब किसी के पास नहीं आने दे रहे, जाने दे रहे। रिश्तेदार आ रहे और रिश्तेदारों को भी लौटा लेते, मतलब किसी को पास में आने नहीं दे रहे। हमारी सास है जो हमारी सास के पास में किसी को नहीं आने दे रहे, जेठ के पास में किसी को नहीं आने। क्या क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी, धमका रहे थे, क्या कह रहे थे? यही बोल रहे कि पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इस केस को पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी का करा, कल को और किसी की बेटी का होगा तो बेटी का आज ऐसा ही होता रहेगा। बेटी कैसा जिएंगी, बेटियों को कैसा इंसाफ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन की कहानी। यहाँ के जो परिवारीजन है पीड़िता के, वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से अधिकारियों ने यहाँ इनको बंधक बना के रखा हुआ था। भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से अधिकारियों ने किस तरह की बात आपसे कर रहे थे? परसों ही डीएम साहब आए थे और ये एसआईटी परसों ही थी, क्योंकि कल तो हमने फिर बोल दिया था इन्हों से कि हम लोगों को खाना पीना तो खाने दीजिए, सब लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वो लोग करीब सुबह करीब 11 बजे से यहाँ पर अपने फोर्स के लेके आगे पीछे हट गए थे। तो हमने अपना खाना पीना जैसा हम लोग घर से बाहर नहीं निकल लेते, क्योंकि हमें डर लगा रहा था कि कोई हमारे हम पर कोई दाव न बनाए, कोई अधिकारी को आके, क्योंकि हम वैसे ही भ्रमित हैं, वैसे हम घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे बहन के इंसाफ कैसे मिलेगा। ऐसा ना हो कि जब इस टाइम पे कुछ कंप्रोमाइज़ वगैरह ना कराएं। ये जिस तरह से अधिकारियों की कई सारी बात सामने आ रही थी कि अधिकारी धमका रहे हैं, कुछ धमकी वगैरह दी थी आपको? धमकी क्या, डीएम साहब भी और एडीएम साहब के वगैरह एसपी साहब भी वही थे, वही कह रहे थे आपको ये बताइए डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको, अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती तो आपको उसमें कुछ जानते, पढ़ लेते, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने कहा ये तो हम नहीं जानते। खैर हम डेड बॉडी के बहन के दर्शन तो करा दीजिए, उसको या फोटो खींच के दिखाई कि हमारी बहन की डेड बॉडी है या नहीं है, या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते, क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, हथौड़ा तोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा ऐसे बोल रहे थे वो लोग। पिछले 2 दिन के अंदर मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, एसआईटी जांच करने आई, क्या कुछ बातचीत हुई एसआईटी की आपसे? एसआईटी के जो हमारे जो घटना जो वो है, वो पूरा ब्यौरा लिख के ले गए हैं हमारे मम्मी के और मेरे और भाई के। करीब 2-2:30 बजे तक रहे थे वो लोग, फिर उसके बाद चले गए। उसके बाद ही डीएम साहब जब भी आए थे। और हाथरस में जारी ताबड़तोड़ एक्शन के बीच नए जिले के नए एसपी विनीत जायसवाल ने कमान संभाल ली है। विनीत जायसवाल ने न्यूज 18 से उनकी प्राथमिकताओं को लेकर एक्सक्लूसिवली बातचीत की, आइए सुनाते हैं उनको। साथ मौजूद है नवागत एसपी विनीत जायसवाल, उनसे जानेंगे क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी। विनीत सर, आपको मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा जताया है जनपद हाथरस में जो माहौल खराब है, लेकिन क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी अभी? देखिए, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ समझनी होंगी और जो भी मामला यहाँ पे चल रहा है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा आश्वासन मिले, पूरी सुरक्षा मिले। फिलहाल तो यही प्राथमिकता है। बाकी अभी सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपसे नवागत एसपी विनीत जायसवाल से बात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया है, चीज़ों को समझ रहा हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब हमने मीडिया के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि मीडिया भी उनसे मिल पाए। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस।
तो हाथरस मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हाथरस कांड पर न्यूज 18 करने जा रहा है सनसनीखेज खुलासा। हाथरस मामले में सीएम योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। न्यूज 18 के साथ हाथ एक ऐसा ऑडियो लगा है जिसमें पीड़ित परिवार को भड़काया जा रहा है, उन्हें किसी कीमत पर समझौता ना करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही ऑडियो में 25 लाख की जगह 50 लाख का मुआवजा दिलाने की बात हो रही है। वायरल ऑडियो में प्रियंका और राहुल तक का नाम सामने आया है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्रियंका आएगी तो कहना कि पुलिस दबाव बना रही है। ये ऑडियो सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का सबूत है। सुनवाते हैं आपको। तो फोन क्यों ना उठा रहे? अरे पुलिस वाले आ रहे हैं कि हमारा बात करना है। क्या कह रहे हो? देखो मम्मी ये फोन दे रहे हो कैसी करेगी? मेरे साथ बात होता कोई बात होता। अरे जी किस्त करा तो फिर मम्मी ने जिना किस्त आज की किस्त हम पे आए कि जे खड़े किस्त में कहने का मम्मी से बात कर दी। वो बात कर रही है क्या देखा तो तुम्हारे तो उन्होंने के तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहूँ लगे रहे ना फोन काऊ का नंबर खाओ कहो तो दे तुम्हारा फोन हालता स्विच ऑफ है जाता है। हाँ वो स्विच ऑफ ना होगा, मैं चालू कर लो फोन। लेकिन बात करनी जरूरी मम्मी से। उन पर किस तरह सवेरे से कराना खा लेना, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा जाओ कह रहा हूँ जे ना फैसला मत करिए काऊ आ दिए थे। हाँ तो रमी चाचा ने फोन आओ वे कह रहे लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आ लिया फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आया रहा कहते था राहुल आया रहा हम पर नौटा में लगे भाई ना जे सबको राहुल नाम है ना। राहुल आया रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आना दे रहे भाई रोक ही लो नोएडा में। और प्रमसा और भूगा पैदल आया रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रो रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कहती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहू वाले के फैसला मत होंगी बस मने करती हूँ। ठीक है मैं बात करता हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ फ्री है ना तो भैया जरूर ध्यान से नहीं बात करवाए कल करवाए थे। काऊ को लंबन ना मिल रहा बिना के लगाओ शामिल हो ना के सारे से तो फिर ने फोन ही ना उठाओ, एक बार उठाओ वो सो का बात ही ना कराई इनने। मैंने काऊ को वैसे ही लंबन तो और शलभ मणि त्रिपाठी मीडिया सलाहकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ आए हैं। शलभ, जिस तरह से ये पूरा मामला, ये पूरा ऑडियो निकलकर सामने आया, हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो बातें इसमें की गई है वो अपने आप में एक साजिश सरकार के खिलाफ। देखिए बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, बहुत बड़ी साजिश थी। उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में झोंकने की पूरी साजिश रची गई और मुझे तो कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग, इसमें तमाम ऐसे संगठनों के लोग जिन्होंने पिछले दिनों सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान उत्तर प्रदेश में आग लगाने का प्रयास किया, पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया, वो भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कुछ तथाकथित पत्रकार टेलीविजन पे चमकते हुए चेहरे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो तुम सरकार की बात में मत आना, अगर तुम मेरी बात में नहीं आओगे सरकार तुम्हें फंसा देगी। तो मुख्यमंत्री ने तुमसे बात की है, तुम कह दो हमें कोई बात नहीं करनी है, हम अपने हिसाब से करेंगे। और ये सारी बातें प्रबुद्ध वर्ग के लोग कर रहे हैं। तमाम जो तथाकथित पत्रकार हैं जो कहते हैं कि वो बहुत बड़े बैनर से जुड़े हुए पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा कराने का ये पूरा षड्यंत्र इन तमाम सारे ऑडियो और वीडियो के जरिए सामने आ गया। और मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा मीडिया को कि मीडिया ने इसको उजागर किया है कि उत्तर प्रदेश में चाहे सीएए का प्रोटेस्ट रहा हो उस दौरान भी हुए, चाहे जितने भी त्योहार होते हैं उस दौरान भी लोगों ने जातीय हिंसा कराने के प्रयास किए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है और उस पर अब इतनी घिनौनी राजनीति हो रही है।
देखिए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य के साथ साथ एक बहुत खतरनाक साजिश है। मुझे लगता है कि इसका खुलासा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए अनुरोध भी करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियो तमाम मीडिया चैनलों के पास पहुंचे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स जो दिखा रहे हैं, तमाम सोशल वेबसाइट्स पे जो है कि कैसे कांग्रेस का नेता बोल रहा है कि भाई 25 लाख मुख्यमंत्री ने दिए हैं, हम 50 लाख देंगे, हम 1 करोड़ देंगे, तो मुख्यमंत्री की बात पे मत आना, प्रियंका वाड्रा आएंगी उनसे बात करना, तुम कहना सरकार निरंकुश है, राहुल गांधी तुम्हारे घर आएंगे, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। बाकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार की गई कि आपको क्या बोलना है। ऐसी स्थिति में जांच कैसे हो सकती है? और तथाकथित जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को शो कॉल्ड कहते हैं कि वो मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, वो समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको बहकावे में नहीं आना, आप ये बोल दीजिए कि आपको क्या बिल्कुल बोलना है। शलभ, और इस ऑडियो की जांच होनी ही चाहिए, चाहे कोई हो, लेकिन एक रेप पीड़िता जिसकी मौत हो गई, उस पर इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती है। इस पर जांच होना बेहद जरूरी है। देखिए, तमाम वेरीफाइड अकाउंट से अफवाह फैलाया गया। इस देश में तमाम जो चेहरे टीवी पर चमकते हैं, जो अखबारों में दिखते हैं, उन्होंने वेरीफाइड अकाउंट से क्या लिखा कि लड़की की जीभ काट ली गई, और तब जबकि उनको पता था कि जीभ नहीं काटी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नहीं, कोई गैंगरेप नहीं हुआ है, और 3 संस्थाओं ने जांच की जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। एएमयू का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी उत्तर प्रदेश के अंडर में नहीं है। एएमयू की रिपोर्ट जो कहती है वो भी कहती है कि गैंगरेप नहीं हुआ। उसके साथ साथ एफएसएल जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसने भी कहा कि गैंगरेप नहीं हुआ। और जो पोस्टमार्टम हुआ है वो दिल्ली सरकार के अधीन जो सफदरजंग अस्पताल है वहां पर हुआ है, 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया, वहां पे भी कहा गया कि नहीं, गैंगरेप नहीं हुआ। उसके बावजूद उसको नहीं दिखाया जाता और वेरीफाइड अकाउंट से अफवाह फैलाई गई। तमाम जो तथाकथित जो पत्रकार है उन्होंने अफवाहें फैलाई, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने जो फंडिंग की है, जो तमाम जो ऐसे संगठन है जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाए, उत्तर प्रदेश धू-धू करके जले, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के दौरान भी यहाँ मीडिया के ओबी वैन चलाई। बार-बार इसलिए इस ऑडियो की पुष्टि करने के लिए कह रहे हैं, जांच करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक लड़की की जान 25-50 लाख में आप नहीं खरीद सकते हैं। इस पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 लाख हम देंगे, 50 लाख हम देंगे। जिसकी बेटी का या उनसे पूछिए कि उनका क्या कुछ चला गया। बिल्कुल, अपने आप में इससे बड़ी घटिया और ओछी राजनीति कुछ नहीं हो सकती। और मैं सिर्फ राजनीति से एक शब्द आगे बढ़कर बोलूं तो ये जो तथाकथित प्रबुद्ध, जो तथाकथित पत्रकार हैं, उनकी जो भूमिकाएं सामने आई हैं, आप देखिए किस तरह के वीडियो और किस तरह के ऑडियो सामने आ रहे हैं। तमाम सारे आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 टॉप ट्रेंड पे है कि हाथरस की सच्चाई और हाथरस का टेप। ये टेप किन लोगों का है? किन लोगों ने उनसे बातें की? परिवार को भड़काया गया, ये कहा गया कि नहीं, सरकार के साथ सरकार कुछ भी कर दे, अगर मुख्यमंत्री तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो भी तुमको उल्टा बोलना है। उनको ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने आपके पिताजी से जो बातें की है, आपकी भले मांगे मान ली हो, लेकिन आपको प्रियंका और राहुल गांधी जो कहें आपको वो करना है, आपको जो भीम आर्मी के लोग कहें आपको वो करना है। ये तमाम संगठन उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने इसकी पूरी भूमिका रची। कांग्रेस पार्टी के नेता का पूरा ऑडियो आज मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीधे प्रियंका वाड्रा उसमें शामिल है, सीधे राहुल गांधी उसमें शामिल है, सीधे रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग उसमें शामिल है, जिन्होंने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो संस्थाएं हैं वो इसकी जांच करेंगी, इसका संज्ञान लेंगे। मैं तो अदालत से भी अनुरोध करूंगा कि अदालत भी इसको देखे कि किस तरह से तमाम वेरीफाइड अकाउंट से तमाम सारे लोगों ने अफवाह फैलाकर एक जातीय दंगा कराने का प्रयास किया। बिल्कुल, और शलभ हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार जो कवायद इस लड़की को इंसाफ दिलाने की कर रही है वो इंसाफ मिले, क्योंकि लगातार हमारी जो टीम है वो उस गांव में मौजूद है। उनकी मां का हाल रो रो कर बुरा है, इस वक्त इतनी खराब हो चुकी है तबीयत की वो इस वक्त बेड पे चली गई हैं। भाई भाभी मदद के गुहार लगा रहे हैं, और उस बीच में ऐसी राजनीति, इतनी ओछी राजनीति अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्योंकि चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अगर एक लड़की को इंसाफ दिलाना है तो सबको सामने आना होगा, राजनीति छोड़ के। देखिए, आपने देखा जैसे ही घटना हुई, एक एक करके 4 आरोपियों के नाम पीड़ित परिवार की तरफ से कहे गए। पहली बार संदीप का नाम लिया गया, 2 दिन बाद 2 और लोगों के नाम लिए गए, 1 दिन बाद चौथे का नाम लिया गया। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई, एसआईटी गठित हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेज दिया गया। पूरे मामले की मुख्यमंत्री जी ने गहन जांच करने के साथ साथ ये भी कहा कि चार्जशीट जो है विद इन डेज लगाई जाए और इसमें कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, सजा दिलाई जाए। अब आप क्या चाहते हैं? अगर सारी कार्रवाई हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने चारों आरोपियों को जेल भेजने के साथ इतनी बड़ी कार्रवाइयां की, तो उनको फांसी पर लटकाना उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार में नहीं है। शलभ, हम भी यही चाहते हैं कि इस ऑडियो की भी पुष्टि हो,
पीड़िता को भी इंसाफ मिले और वो जो मां रो रो के कह रही है कि मेरी बेटी चली गई, उनके आरोपियों को फांसी दिया जाए, उस पर भी इंसाफ पीड़िता को मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।